नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए गुड न्यूज, बीजेपी के लिए बजी खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, देश की 3 लोकसभा और 13 राज्यसभा की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर राज्यों के विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। हिमाचल में बीजेपी को करारी हार मिली है। यहां 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। राजस्थान विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 1 पर जीत दर्ज की है और दूसरी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बोम्मई को गहरा झटका लगा है क्योंकि उनके गृह राज्य हावेरी के हनागल में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। सभी 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों की जीत हुई है। इसके अलावा लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 3 लोकसभा सीटों पर खंडवा में बीजेपी ने बाजी मारी है। वहीं मंडी में कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह विजय रही। दादर और नगर हवेली में शिवसेना की प्रत्याशी कलाबेन देलकर ने 47,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार महेश को बड़े अंतर से हरा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को 7 पन्नों का इस्तीफा भेजा। पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी भी बनाई। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में सियासी धमाका कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने औपचारिक तौर पर कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 7 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने अपने पूरे सियासी सफर का जिक्र किया। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू पर भी सवाल खड़े किए। अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी थी। मंगलवार को उन्होंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की घोषणा कर दी। अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वे पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पहले किसान आंदोलन का हल निकलवाएंगे, उसके बाद भाजपा और अकाली दल के बागी नेताओं से गठजोड़ करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने कैप्टन को मनाने की कोशिश भी की थी लेकिन वे नहीं माने। वहीं दोस्तों अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रधान बनाने पर भी बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरे और पंजाब के सभी सांसदों के विरोध के बावजूद सिद्धू को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने सिद्धू को पाक परस्त करार देते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री इमरान खान को गले लगाया। यह दोनों ही भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कैप्टन ने कहा कि सिद्धू ने मुझे लगातार निजी और सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया। मैं उनके पिता की उम्र का था, इसके बावजूद वह मेरे खिलाफ बयानबाजी करते रहे। सिद्धू के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के बजाय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सिद्धू का समर्थन किया। उन्होंने हरीश रावत पर भी हमला किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदार धाम में करेंगे पूजा अर्चना। 87 मंदिरों में बीजेपी के बड़े नेता भी करेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। पीएम मोदी सुबह सुबह देहरादून के केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। हालांकि आखिरी मिनट में मौसम के हिसाब से कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ मंदिर में सुबह 7:30 बजे पूजा करेंगे। पूजा कर लेने के बाद श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी श्री आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 2013 की बाढ़ में विनाश के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की केदारधाम यात्रा के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है और 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों कुल मिलाकर 87 मंदिरों पर साधुओं, भक्तों और आम लोगों को एकत्रित किया जाएगा। ये सभी मंदिर श्री आदि शंकराचार्य द्वारा अपनी यात्रा के दौरान लिए गए मार्ग पर पूरे देश में स्थापित है। यहाँ पर एक साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले दिल्ली में बढ़ा वायु प्रदूषण का खतरा, लगातार खराब हो रहे हैं हालात। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद हवाओं में प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बढ़ जाता है। खासतौर पर दिल्ली जैसे शहरों में तो स्थिति और खराब हो जाती है। दिल्ली पर फिर वायु प्रदूषण का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा में सांस लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बाद के दिनों में पश्चिम
और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के कारण शहर के हालात सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन दिवाली और इसके आसपास वाले दिनों में लोगों को वायु प्रदूषण से खुद को बचाने की चुनौती होगी। रिपोर्ट की माने तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने के कारण वायु गुणवत्ता बिगड़ी है, जो आने वाले दिनों में और बदतर हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने मुद्रा पोर्ट से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच एनआईए को सौंपी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस साल जून में गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर एक शिपिंग खेप से जुड़े ड्रग मामले की जांच करने का आदेश दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि जून की खेप सितंबर में जब्त की गई हेरोइन से दुगने आकार की थी। उन्होंने बताया कि खेप दिल्ली के एक व्यवसायी के नाम थी, जो अब बंदरगाह पर 3000 किग्रा हेरोइन की जब्ती की जांच के केंद्र में है। सूत्रों ने बताया कि दोनों मामलों को अब मर्ज किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि एनआईए को सौंपा गया मामला राजस्व खुफिया निर्देशालय की दिल्ली इकाई ने सितंबर में दर्ज किया था। सूत्रों के अनुसार यह खेप अफगानिस्तान के उसी ड्रग डीलर द्वारा भेजी गई थी जो हेरोइन मामले में कथित रूप से शामिल था। दोस्तों, खास बात यह है कि इसमें एक ही लोगों का समूह शामिल था। यह भी कथित तौर पर उसी मार्ग का उपयोग करते हुए वितरित किया गया था। सितंबर में मुद्रा बंदरगाह से 21,000 करोड़ रुपए की 3000 किग्रा हेरोइन जब्त कर 8 लोगों, जिनमें 4 अफगान नागरिकों और एक उज़्बेक और 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर दहला अफगानिस्तान। काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास फिदाइन हमला, 19 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा हुए घायल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को मिलिट्री हॉस्पिटल के पास फिदाइन हमला हुआ। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हुए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल के पास गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है। इस्लामिक अमीरात के डिप्टी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने बताया कि काबुल के 10वें जिले में 400 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर 2 ब्लास्ट हुए। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर सुरक्षा बलों को भेज दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा जा रहा है। दोस्तों, इन धमाकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि आईएसआईएल से जुड़े कई हथियारबंद लोग अस्पताल में घुस गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों से उनकी भिड़ंत हुई। कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान के कुंदूज में जुमे की नमाज के दौरान भी जोरदार धमाका हुआ था। उसमें 100 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडोनेशिया में इस्लामिक संगठन ने क्रिप्टो करेंसी को बताया शरिया कानून के खिलाफ, जारी किया फतवा। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में इस्लामिक संगठन नहदतुल उलमा ने देश में क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल के खिलाफ एक फतवा जारी किया है। इसमें क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को इस्लामिक कानून के तहत प्रतिबंधित घोषित किया गया है। धार्मिक निकाय एक लंबी चर्चा के बाद इस निर्णय पर पहुंचा है। अपनी चर्चाओं के दौरान इसने कथित तौर पर कहा कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इस्लामी शरिया कानून के तहत कानूनी नहीं है। ये कदम तब उठाया गया जब इंडोनेशियाई लोगों ने नई डिजिटल करेंसी में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी छोड़ टीएमसी में जाने वाले विधायकों को त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष ने थमाया नोटिस, 7 दिनों के अंदर मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष दास को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि दास को यह नोटिस 28 अक्टूबर को जारी किया गया और उनसे 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। विधानसभा ने पीटीआई भाषा से कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर उनका जवाब नहीं आया तो उन्हें पेश होने के लिए कहा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दास ने अक्टूबर में कोलकाता की अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बिप्लब देब की कार्यशैली की आलोचना की थी तथा सत्तारूढ़ भाजपा की गतिविधियों की आलोचना भी की थी। उन्होंने अपना सिर मुड़वाकर और कोलकाता में गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद भाजपा छोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने भाजपा के विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। त्रिपुरा विधानसभा में मुख्य सचेतक कल्याणी राय ने 27 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दास को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर से भुवनेश्वर के बीच पहली सीधी फ्लाइट शुरू। जी हां दोस्तों, जयपुर और भुवनेश्वर के बीच मंगलवार से सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली सीधी फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई फ्लाइट से भुवनेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भुवनेश्वर और जयपुर के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रियों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी। सीधी फ्लाइट से पर्यटकों यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए कई विकल्प मिलेंगे।
करेंगे, जिससे पर्यटन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय रेल और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव अश्विन भी शामिल रहे। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि भुवनेश्वर मंदिरों का शहर है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन समुदायों का धार्मिक केंद्र है। एक धार्मिक केंद्र होने के अलावा इस शहर का नाम देश के स्मार्ट शहरों की सूची में है। भुवनेश्वर देश के प्रमुख आईटी और शिक्षा केंद्रों में से भी एक है। फिलहाल भुवनेश्वर 38 विमानों की आवाजाही के जरिए 19 शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने 2 नेवी कमांडर समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज किया। सबमरीन प्रोग्राम की सूचनाएं लीक करने का है आरोप। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की खरीदारी और रखरखाव प्रक्रिया की कमर्शियल सूचनाएं लीक करने के मामले में चार्जशीट दायर की है। इसमें नौसेना के 2 सेवारत कमांडर्स और 2 रिटायर्ड अधिकारियों समेत 6 लोगों के नाम शामिल है। इन सभी पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय दंड संहिता IPC के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में एक रिटायर्ड कमांडर और एक रिटायर्ड कमांडर को हिरासत में लिया था। उसी समय 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। उनसे हुई पूछताछ के बाद मुंबई में नौसेना की पश्चिम कमान के मुख्यालय में तैनात एक कमांडर को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजीत पवार पर कसा शिकंजा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की 1400 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी सीज करने की तैयारी। IT डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब वर्तमान डिप्टी सीएम अजीत पवार पर एक और केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की कई दर्ज प्रॉपर्टीज को जब्त करने का अस्थायी नोटिस जारी कर दिया है। इनमें महाराष्ट्र की 27 प्रॉपर्टीज, गोवा का 250 करोड़ का रिजॉर्ट और 600 करोड़ की एक शुगर मिल शामिल है। इसमें दिल्ली की भी कुछ प्रॉपर्टियां शामिल है। ये संपत्तियां 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। IT डिपार्टमेंट इसमें पहले पवार के परिवार के कई सदस्यों के घरों पर भी छापेमारी कर चुका है, जिन्हें नोटिस भेजा गया है। उनमें अजीत पवार की बहनों की भी कुछ प्रॉपर्टी है। उस दौरान पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया गया था। विभाग ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान IT ने अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के मालिकाना हक वाली कंपनी अनंत मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापा मारा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कार एक्सीडेंट में जान बचाएगा एप्पल का यह नया टूल। कंपनी लेकर आएगी आईफोन में यह अपडेट। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल एक नए फीचर पर काम कर रही है जो कार एक्सीडेंट का पता लगाकर खुद से इमरजेंसी नंबर डायल कर आपकी जान बचा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल कथित तौर पर आईफोन और एप्पल वॉच में इस फीचर पर काम कर रही है, जो यह पता लगाएगी क्या आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ है और ऐसा होने की स्थिति में खुद 911 डायल कर सकती है। एप्पल अगले साल तक इस योजना को शुरू करने पर काम कर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गूगल के पिक्सल फोन पर गूगल के पर्सनल सेफ्टी ऐप में पहले से ही कार एक्सीडेंट का पता लगाकर मदद के लिए इमरजेंसी नंबर डायल करने की सुविधा मौजूद है। यह बिल्कुल वैसी ही सर्विस है जैसी किसी आधुनिक कनेक्टेड कार में होती है, जैसे GM की OnStar, सुबारू की स्टारलिंक और फ्लीट की क्रिसलर की अनकनेक्ट में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सड़कों पर इस तरह के कनेक्टेड कारों की संख्या ज्यादा नहीं है। ऐसे में आईफोन के इस क्रैश डिटेक्शन सर्विस का फायदा काफी सारे ड्राइवरों को मिलेगा जब तक उनके पास एक एप्पल आईफोन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्द भारत में होगा अमेरिका की सस्ती कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। कमरे के तापमान पर भी कर सकेंगे स्टोर। जी हां दोस्तों, भारत में जल्द ही अमेरिका के एक्सटर्न बायोसाइंस की 2nd जनरेशन की कोविड-19 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। दाम में कम होने के साथ साथ इसका उत्पादन भी जल्द हो सकता है। इम्यूनिटी घटने पर इसके डोज को दोबारा दिया जा सकता है और इसे रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत नहीं होती है। वैक्सीन के सैंपल क्लिनिकल जांच के पहले सुरक्षा के मद्देनजर जांच के लिए कसौली में सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में भेजा गया है। दोस्तों वैक्सीन को शुरुआत में AKS 552 नाम दिया गया है। यह 25 डिग्री तापमान में कम से कम 6 महीने तक रह सकती है और 37 डिग्री तापमान पर 1 महीने तक इसकी क्षमता नहीं जाती है। एक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि सैंपल को कसौली के CDL में भेजा गया है और उम्मीद है कि 1 महीने में देश के 12 जगह पर इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। भारत में फेज 2 और फेज
3 के तहत इसका कुल सैंपल साइज 1600 लोग रखे गए हैं। इन ट्रायल्स को पूरा होने में करीब 1 साल लग जाएगा। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन के निर्माण के लिए कम दाम वाली एंटीबॉडी निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह दुनिया में जहां इसकी इकाई मौजूद है वहां पर सिंगल प्रोडक्शन लाइन से हर साल 100 करोड़ डोज तैयार किए जा सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन उन वैक्सीन को कहते हैं जो कोरोना वायरस की मौलिक स्ट्रेन पर काम करती है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन के उत्पाद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली से बेहद खफा है बीसीसीआई। टी20 वर्ल्ड कप से हुए बाहर तो बोर्ड देगा बड़ी सजा। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2021 में अभी तक टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि इस टूर्नामेंट को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम को अब पहले ही राउंड में बाहर होना पड़ सकता है। ऐसे में टीम के कप्तान विराट कोहली की भी जमकर आलोचना की जा रही है। इतना ही नहीं, विराट को लेकर बीसीसीआई भी एक बड़ा फैसला जल्द लेने वाला है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 2 मैचों में हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड निराश है। वहीं इस टूर्नामेंट में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल होती है तो विराट कोहली अपने वनडे टीम की कप्तानी भी खो सकते हैं। कोहली ने पहले ही घोषणा की हुई है कि इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद वह कप्तान के पद से हट जाएंगे। हालांकि यूएई में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्हें वनडे मैचों में कप्तान बने रहना चाहिए या नहीं। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक एक सूत्र ने कहा है कि फिलहाल बोर्ड नाखुश है और अब उनकी वनडे में कप्तान बने रहने पर भी संदेह होने लगा है। लेकिन टूर्नामेंट में अभी भी 3 मैच बाकी है। इनमें भारत किसी भी तरह से क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाता है तो निर्णय बदल सकता है। रोहित शर्मा को जिम्मेदारी दी जाने को लेकर अधिकारी ने कहा कि अभी किसी का नाम लेना जल्दबाजी होगी। टी20 विश्व कप को खत्म होने दें। राहुल द्रविड़ भी जल्द ही मुख्य कोच के रूप में टीम में शामिल हो सकते हैं। इस पर उनसे भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय एयरटेल के मुनाफे में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी, 300% बढ़कर 1134 करोड़ रुपए पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारतीय एयरटेल के मुनाफे में वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान 300% की ताबड़तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर 2021 तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1134 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022 की पहली यानी कि अप्रैल-जून 2021 तिमाही में कंपनी का मुनाफा 283 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में कंपनी को 763 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। एयरटेल की आई तिमाही आधार पर वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 5.4% बढ़कर 28,326 करोड़ रुपए रही है। इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की आय 26,853 करोड़ रुपए थी। दूसरी तिमाही में कंपनी को 540 करोड़ रुपए की एक मुश्त आय हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धनतेरस पर बढ़े सोने के दाम, चांदी भी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, धनतेरस और दिवाली की खरीदारी के चलते सोने के भाव में उछाल दर्ज किया गया है। दिल्ली सराफा बाजार में 2 नवंबर 2021 को गोल्ड के दाम अब तक 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नजदीक पहुंच गए हैं। चांदी की कीमतें भी आज बढ़ी हैं। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 63,288 रुपए प्रति किग्रा पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोना चांदी के दाम में बड़ा बदलाव हुआ है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी भी तेजी के साथ 63,333 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1793 प्रति औंस जबकि चांदी $23.95 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,50,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,42,96,000 को पार कर गया है जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,58,000 के पार है।
इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली के समर्थन में आए राहुल गांधी ट्वीट कर बोले, ये नफरत से भरे लोग हैं, इन्हें माफ कर देना। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन से नाराज फैंस ने कप्तान विराट कोहली की बेटी के लिए धमकी देने वालों को राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया है। राहुल ने ट्वीट किया, ये लोग नफरत से भरे हैं, इन्हें माफ कर दो। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की लगातार 2 हार के बाद भारतीय फैंस टीम इंडिया को निशाना बना रहे हैं। इसी बीच कुछ अराजक लोगों ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ ने विराट की बेटी की रेप के बाद हत्या करने की धमकी भी दे डाली। इस शर्मनाक बयानबाजी को लेकर कई लोग विराट कोहली के समर्थन में आए हैं। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को समर्थन देते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने मौजूदा T20 में पाकिस्तान से हार के मद्देनजर टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी के समर्थन में भी अपनी बात रखी थी। मंगलवार शाम राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रिय विराट, ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि कोई उन्हें प्यार नहीं देता, उन्हें माफ कर दो, टीम की रक्षा करो। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।